वेरी गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कुछ और पॉइंट्स जो अंशों के विक्रय से संबंधित है उनको आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लेते हैं अंशों के विक्रय से सामान्य पूंजी लाभ, नॉर्मल कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। धारा 112 ए है, उसमें समता अंशों, इक्विटी शेयर्स एवं यूनिट्स के विक्रय पर जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स, कर निर्धारण वर्ष 18-19 तक यदि समता अंशों और यूनिट्स के हस्तांतरण पर प्रतिभूति व्यवहार कर एसएसटी लगाया गया हो तो ऐसे समता अंशों और यूनिट्स के हस्तांतरण से जो भी दीर्घकालीन पूंजी लाभ उत्पन्न होगा वो धारा 1038 में कर मुक्त था। लेकिन कर निर्धारण वर्ष 19-20 जिसका गत वर्ष 2018-19 से धारा 1038 में उपलब्ध कटौती को अधिनियम से हटा दिया गया है। समता अंशों और यूनिट से उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना हेतु वित्त अधिनियम 2018 द्वारा आयकर अधिनियम में धारा 112 ए जोड़ी गई है। तो इस धारा की शर्तें क्या हैं? जब ये शर्तें लागू होगी, ये धारा पूंजी लाभ दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों से उत्पन्न होना चाहिए, जो कि एक कंपनी के अंश समतांशों से हो सकता है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की यूनिट से हो सकता है और एक वैसाई ट्रस्ट की यूनिट से हो सकता है। दूसरा, ऐसा लाभ पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होना चाहिए। तीसरा, ऐसे व्यवहार पर प्रतिभूति व्यवहार कर लगा हो। ठीक है। उपरोक्त संपत्तियां करदाता द्वारा 1 फरवरी 2018 से पूर्व प्राप्त की गई हो। अंशों की लागत, विक्रय किए गए अंशों की लागत निम्न ए और बी में से जो ज़्यादा होगी वह होगी। आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने की वास्तविक लागत ए और बी निम्नलिखित में से जो कम हो। 31 जनवरी 2018 को ऐसी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य और ऐसी संपत्ति के परिणाम स्वरूप प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य जो दोनों में से कम हो, वो बी पॉइंट होगा। और ए और बी में से जो ज़्यादा होगा वो अंशों की लागत मानी जाएगी। यदि अंश 1 अप्रैल 2001 के पूर्व क्रय किए गए हों तो करदाता को 1 अप्रैल 2001 को जो लागत के रूप में ले सकता है जो बाजार मूल्य है। तो परंतु यदि 1 अप्रैल 2001 को जो मूल्य है वो वास्तविक क्रय मूल्य से कम हो तो करदाता वास्तविक लागत लेना चाहेगा, न कि 1 अप्रैल 2001 का मूल्य, क्योंकि करदाता को उसमें फ़ायदा है। अंशों का उचित बाजार मूल्य, अंशों का उचित बाजार मूल्य कैसे निर्धारित होगा? अंशों के हस्तांतरण से जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ होंगे उसकी गणना के लिए अंशों का उचित बाजार मूल्य अपन 4 पॉइंट है, उसको देखिए। यदि अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीत है तो 31 जनवरी 2018 को विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत मूल्यों में से उच्चतम मूल्य लेंगे। यदि अंश सूचीत नहीं है तो ऐसे अंश यूनिट के मूल्य का निर्धारण 31 जनवरी 2018 को शुद्ध संपत्ति मूल्य विधि के आधार पर किया जाएगा। यदि अंश पहले असूचित थे और बाद में सूचित होने के पश्चात मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में एससीटी चुका कर बेचे गए हों तो 31 जनवरी 2018 को अंशों का मूल्य निम्न अनुसार ज्ञात करेंगे। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ऑफ शेयर्स इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ 2017-18 डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स। केवल उपरोक्त 3 के अतिरिक्त ऐसे हस्तांतरण पर लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये जब दीर्घकालीन पूंजी लाभ ज्ञात करते हैं तो व्ययों की कटौती के क्या प्रावधान है? धारा 112 ए के अनुसार ज्ञात किए गए पूंजी लाभ में से एसएसटी और अन्य व्ययों की कटौती नहीं मिलती है। पूंजीगत लाभ, ऐसे पूंजीगत लाभों पर कर क्या होगा? यदि ऐसे लाभ 1 लाख रुपए से अधिक हो तो आधिक्य पर 10% की दर से कर लगेगा। अब नेक्स्ट धारा देखिए, धारा 112 में अंशों के विक्रय से दीर्घकालीन पूंजी लाभ। यदि अंशों का विक्रय मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में न हुआ हो
या अन्य कारणों से एसएसटी नहीं चुकाया गया तो ऐसे अंशों का पूंजी लाभ की गणना धारा 112 में की जाएगी। इस दशा में व्ययों की कटौती भी मिलेगी। इस दशा में दीर्घकालीन पूंजी लाभ और उस पर आय कर ज्ञात करने के लिए दो विकल्प हैं। करदाता को दोनों विकल्पों से पूंजी लाभ ज्ञात करके दोनों विकल्पों में से कर दायित्व ज्ञात करना चाहिए और उस विकल्प का चयन करना चाहिए जिसमें कर दायित्व कम हो, अर्थात करदाता को जितना फायदा हो। उस विकल्प में कर योग्य पूंजी लाभ अधिक क्यों न हो। पहला है लागत वृद्धि सूचकांकों से लाभ देने पर 20% की दर से कर, और लागत वृद्धि सूचकांकों को लाभ न लेने पर 10% की दर से कर। तो इन दोनों में से जिसमें फ़ायदा होगा करदाता वह पूंजी लाभ कर योग्य कराएगा। अब तीसरा देखिए, बोनस अंशों का निर्गमन और विक्रय। यदि किसी कंपनी द्वारा बोनस अंश निगमित किए जाते हैं और अंशधारी द्वारा इनका विक्रय किया जाता है तो इसके लिए क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहला, यदि बोनस अंश 1 अप्रैल 2001 के पूर्व निर्मित किए गए हैं तो सर्वप्रथम इनका 1 अप्रैल 2001 को उचित बाजार मूल्य ज्ञात किया जाएगा, और यदि एसएसटी चुकाकर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेचे गए हैं तो लागत व का लाभ देते हुए प्राप्ति की लागत ज्ञात करेंगे। यदि दीर्घकालीन पूंजी लाभ है तो ऐसा करेंगे। यदि बोनस 1 अप्रैल 2001 को इसके पश्चात की तिथि को आवंटित किए गए हों तो उनका लागत मूल्य 0 होगा। बोनस अंशों को प्राप्त करने की दिनांक वह मानेंगे जब कंपनी ऐसे अंश आवंटित करती है। बोनस अंश मिलने से मूल अंशों की लागत अप्रभावित रहेगी, यानी जो ओरिजिनल शेयर है उनकी कॉस्ट वही रहेगी जो उन्होंने जिस मूल्य पर उनको प्राप्त किया गया है। 1 फरवरी 2018 से पूर्व बोनस में प्राप्त किए गए समतांशों पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ की दशा में अन्य शर्तें पूरी होने पर धारा 112A लागू हो जाएगी। उसके प्रावधानों के अनुसार ही अपन कर योग्य करेंगे। तो ये बिंदु अपन ध्यान रखकर इन अंशों का मूल्यांकन तो धारा 112A, धारा 112 और बोनस अंशों का निगमन के समय किस तरह से करेंगे। एक अधिकार अंश भी है। अधिकार अंशों के विक्रय पर पूंजी लाभ। जब कभी पहले से चलती हुई कंपनी अंशों का निगमन करती है तो वर्तमान अंशधारियों को ये अधिकार होता है कि सर्वप्रथम पहले उन्हें अंशों के खरीदने का प्रस्ताव भेजा जाए। इस अधिकार के फलस्वरूप उन्हें जो अंश मिलते हैं वो अधिकार अंश कहलाते हैं। इनकी लागत वही होती है जिस मूल्य पर कंपनी ने अंश आवंटित किए हैं। ऐसे अंशों के धारण की अवधि तब से मानी जाएगी जब से कंपनी ने ये अंश आवंटित किए हैं। तो अधिकार अंश जब है तो उनकी लागत को उस हिसाब से लेंगे।